Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry ninth class, PTB syllabus, chapter 1, that is about fundamentals of chemistry. Yesterday, in the first lecture, we discussed certain basic things, branches of chemistry were discussed. Now, today, we are to discuss basic definitions. In basic definitions, first of all, it is matter. Matter can be defined as anything that has mass and occupies space. कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मैस हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ जगह घेरे, हम उसको मैटर कहेंगे। मैस क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जितनी मैटर की क्वांटिटी हो उसको हम मैस कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कुछ मैस रखता हो और जगह भी घेरे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, हम उसको मैटर कहते हैं। आपके यहाँ मेंशन किया गया कि हमारी बॉडीज हों एज वेल एज ऑल द थिंग्स विच आर अराउंड अस, और हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं ये सारी मैटर की ही एग्जांपल्स हैं। आप केमिस्ट्री के अंदर हम ऑल टाइप्स ऑफ मैटर जो है वो स्टडी करते हैं, क्योंकि ये मैटर 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, substance and mixture. These are 2 forms of matter. Matter may be in pure form or it may be in impure form. Pure form of matter is called substance. जिस डेफिनेशन में लिखा कि पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, कि अगर मैटर आपके पास प्योर फॉर्म में है तो उसको आप सब्सटेंस कहेंगे, और अगर वो इम्प्योर फॉर्म में है तो हम उसको मिक्सचर कहते हैं। Okay, every substance has a fixed composition and specific properties or characteristics. कि जिसको हम सब्सटेंस कहेंगे, जिस मैटर को हम सब्सटेंस का नाम देंगे, उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होगी, ऑलवेज वो सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल वाटर लेते हैं, अब वाटर की कंपोजिशन क्या है कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो आपको पानी जहां से भी मिलेगा, आप टैप का वाटर लें, रेन वाटर लें, ओशन वाटर हो, रिवर वाटर हो, ट्यूबवेल का पानी लें, आपको जहां से भी पानी मिलेगा आप उसकी एनालिसिस करके देखें तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगी। दैट मीन्स कि उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है। एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी स्पेसिफिक हैं, वो भी चेंज नहीं होंगी। ऑलवेज दे विल स्टे सेम। तो बेटे सब्सटेंस के बारे में जो बताया गया, इट शुड बी क्लियर टू यू कि सब्सटेंस क्या है? मैटर की प्योर फॉर्म, खालिस हालत में मैटर जो है वो सब्सटेंस कहलाता है। लेटर ऑन हम देखेंगे कि सब्सटेंस की आगे 2 किस्में हैं। सब्सटेंस में बी एलिमेंट और इट में बी कंपाउंड, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी सब्सटेंस के बारे में इतना याद रखें कि ये क्या है? प्योर फॉर्म मैटर की। अब मैटर की दूसरी फॉर्म, जिसका मैंने कहा इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर स्टेट में आपके पास मैटर हो तो उसको मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर की आगे 2 स्टेट्स हैं। मिक्सचर आपका होमोजीनियस भी हो सकता है और ये हेट्रोजीनियस भी हो सकता है कंपोजिशन में। होमोजीनियस मीन्स कि उसके अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं वो थ्रू आउट एक जैसी कंसंट्रेशन में है। आपके पास अगर ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर कंपोनेंट्स थ्रू आउट द मिक्सचर सेम कंसंट्रेशन रखते हैं तो हम उसको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट हो, हम उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं। होमोजीनियस मिक्सचर में आप शुगर सोल्यूशन ले लें, सॉल्ट सोल्यूशन ले लें। शुगर सोल्यूशन फॉर एग्जांपल चीनी आपने पानी में हल की है,
तो उस गिलास के अंदर जो कि अब शुगर सोल्यूशन बना है, आप उस सोल्यूशन का कोई भी सैंपल टॉप से ले लें, नीचे से ले लें, बॉटम से ले लें, उस गिलास में से उसकी एनालिसिस अगर हम करके देखें, एक जैसी उसकी कंपोजिशन होगी, कंसंट्रेशन एक जैसी रहेगी, उसका टेस्ट एक जैसा रहेगा, इसलिए हम उसको कह रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर। नो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो मिक्सचर हेट्रोजीनियस होगा कंपोजिशन में, उसमें कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी है डिफरेंट पार्ट्स में। इसकी एग्जांपल है सॉइल। मट्टी का आप सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर आप उसका थोड़ा सा पार्ट आप टेस्ट करके देखें, उसकी कंपोजिशन फाइंड कर लें। अब उसी सॉइल में से एक और जो है थोड़ा सा सैंपल ले लें, तो उसकी कंपोजिशन पहले से डिफरेंट होगी, जो शो करेगा कि सॉइल इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जो सब्सटेंस होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के टॉपिक के अंदर, क्योंकि सब्सटेंस की ही आगे ये दो फॉर्म्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अब प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया गया, दो किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये एसोसिएटेड है विद फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, आपका जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट के साथ ये एसोसिएटेड है। अब फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है? वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका कलर क्या है, स्मेल क्या है, टेस्ट, हार्डनेस, शेप। ठीक है, क्रिस्टल है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी शेप क्या है, सॉल्युबिलिटी, कि उसके पानी में मसलन वो हल होने की टेंडेंसी रखता है या नहीं रखता, या पानी में नहीं हल होता तो किस सब्सटेंस और किस सॉल्वेंट में हल होता है। ये जो डिजॉल्व होने की एबिलिटी है ये सॉल्युबिलिटी कहलाती है। मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं विच आर एसोसिएटेड विद सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कहा कि व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। आप बर्फ को गर्म करें, वो मेल्ट होती है और पानी बन जाता है। और अगर पानी को मजीद हीट करते हैं, इट बॉयल्स टू गिव स्टीम, वो बॉइलिंग स्टार्ट करेगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दिस एंटायर प्रोसेस ओनली फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर चेंज। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? वाटर की सिर्फ फिजिकल स्टेट्स चेंज हो रही हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम है। देखें, आइस को हमने गर्म किया, वो मेल्ट हुई, पानी बना, तो लिक्विड स्टेट पैदा होगी। उसके बाद हमने उस लिक्विड को जब गर्म किया, यानी वो पानी था उसको और गर्म किया, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई और स्टीम बन गई। अब ये आइस हो, वाटर हो या स्टीम हो, ये थ्री फिजिकल स्टेट्स हैं, सब्सटेंस एक ही है, दैट इज वाटर। सेम सब्सटेंस वाटर है, उसकी थ्री फिजिकल स्टेट्स हैं। इट मींस कि फिजिकल स्टेट किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर को चेंज करेंगे, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे बताया आपको कि इन दिस एंटायर प्रोसेस, के सारे प्रोसेस में क्या हुआ है, ओनली द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर चेंज, जबकि उसकी केमिकल कंपोजिशन तो सेम रही है। अगर आइस है उसका फार्मूला भी H2O है, पानी बना है वाटर, उसका भी फार्मूला H2O है, स्टीम बन गई है ज्यादा गर्म करने से, बॉयल करने से, उसका फार्मूला भी H2O ही है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। आपने पहले देखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कंपोजिशन चेंज ही नहीं हुई थी। वाटर को आपने देख लिया, हमने टेम्परेचर को चेंज किया, उसकी फिजिकल स्टेट्स तो चेंज हुई हैं लेकिन केमिकल कंपोजिशन सेम रही है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? जो केमिकल कंपोजिशन जो है सब्सटेंस की, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जब भी कोई सब्सटेंस जो है उसमें केमिकल चेंज आती है तो उसकी कंपोजिशन चेंज होती है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल, उसी वाटर को ही ले लें, पहले जिसका हमने टेम्परेचर चेंज किया था,
तो 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स मिली थी, कंपोजिशन चेंज नहीं हुई थी। अब आप वाटर को डिकम्पोज करें। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर व्हाट विल हैपन? केमिकल चेंज, chemical change will take place. It will produce hydrogen and oxygen gases. वाटर को डिकम्पोज किया हमने, उससे हाइड्रोजन गैस बनी और ऑक्सीजन गैस बनी। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये केमिकली वाटर से डिफरेंट हैं, लिहाजा कंपोजिशन अब चेंज होगी। पहले वाटर था तो उसकी कंपोजिशन क्या थी? H2O। अब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये H2 है, वो O2 है, तो बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंसेस बन गए हैं हमारे पास। देखिए, ऑल मटेरियल्स आर ईदर अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर। जैसा मैटर को मैंने शुरू में भी बताया है कि उसकी दो ही स्टेट्स हैं। मैटर या तो प्योर फॉर्म में होगा या वो इम्प्योर फॉर्म में होगा। अगर प्योर फॉर्म में है तो सब्सटेंस है, और अगर इम्प्योर फॉर्म में है तो मिक्सचर है। ये नेक्स्ट आपको क्लासिफिकेशन मैटर की बताई हुई है डिफरेंट फॉर्म्स में। देखिए, मैटर या तो मिक्सचर है या सब्सटेंस। प्योर फॉर्म में है तो सब्सटेंस, अगर इम्प्योर फॉर्म में है तो मिक्सचर। उसके बाद जो सब्सटेंस है उसकी आगे दो टाइप्स हैं, या वो एलिमेंट्स की फॉर्म में पाया जाएगा या वो कंपाउंड्स की फॉर्म में होगा। हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को अभी डिस्कस करते हैं बाद में। तो मिक्सचर की दो फॉर्म्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये भी मैंने कुछ आपको बताया है, मजीद ये आगे टॉपिक में आ रहा है। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, जो कि नेक्स्ट आपका टॉपिक है। ये जो पीछे आपने टेबल में देखा भी है। तो सब्सटेंस की ये दो फॉर्म्स होंगी, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और आगे जो है मिक्सचर साथ हम बताएंगे। एलिमेंट्स इन अर्ली एजेस, यानी शुरू शुरू में ओनली 9 एलिमेंट्स जो हैं दे वर डिस्कवर्ड, जिनके नाम क्या है? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। These 9 elements were known। ये साइंटिस्ट को सिर्फ ये 9 एलिमेंट्स जो है इनका पता था। एट दैट टाइम एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि एलिमेंट्स जो हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं which could not be broken down into simpler units by ordinary chemical processes। कि हम केमिकल प्रोसेसेस, हम जो केमिकल प्रोसेसेस हैं उनको यूज करके हम एलिमेंट्स को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एलिमेंट्स की ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस में उनको चेंज नहीं कर सकते। मींस के एलिमेंट्स को सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस ही समझा जाता था कि मजीद सिंपल हम इनको कर ही नहीं सकते। अंटिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के एंड तक जो है 63 एलिमेंट्स दे हैड बीन डिस्कवर्ड। यानी कि मजीद एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो टोटल 63 एलिमेंट्स जो हैं ये डिस्कवर हो गए। एंड नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 118 एलिमेंट हैं जो कि डिस्कवर हो चुके हैं। एंड आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स 92 एलिमेंट्स आर सच विच अकर नेचुरली। 92 ऐसे हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, और जो बाकी हैं वो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। मॉडर्न डेफिनेशन जो एलिमेंट की है इसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि इट्स अ सब्सटेंस दैट्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। एलिमेंट को डिफाइन किया कि ये वो सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है, और सारे एटम्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, और हम इसको यानी एलिमेंट को सिंपल जो ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स हैं या केमिकल मेथड्स हैं उनके जरिए सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर सकते। हम इस एलिमेंट को सिंपल सब्सटेंसेस में इसकी ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हर एलिमेंट जो है इट्स मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स।
जो कि दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। दे हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल आप गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड जब आपके पास प्योर फॉर्म में है तो उसमें सारे एटम गोल्ड के हैं। आयरन लेते हैं, लोहा, उसमें सारे एटम आयरन के हैं। सिल्वर लें, उसमें सारे एटम सिल्वर के होंगे। अब सिल्वर के एटम, गोल्ड के एटम, आयरन के एटम, ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। बताया कि एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। दो सूरतों में एलिमेंट्स जो है ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। या तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, या फिर ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म में मीन केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्म में। केमिकल आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। और या फिर ये सिंपल फॉर्म में पाए, इंडिपेंडेंट हालत में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इसी में एग्जांपल देता हूँ कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन वगैरह। ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में पाए जा रहे हैं। नोबल गैसें तो एग्जिस्ट ही फ्री स्टेट्स में करती हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स मैंने बताए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, जो गैसें हैं, नाइट्रोजन, ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। और ये एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाएंगे। अब हाइड्रोजन को देखें, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड फॉर्म में मौजूद हैं। इसी तरह आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को देखें, NO2, NO वगैरह, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2। तो इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में मौजूद हैं। सिमिलरली आप ग्लूकोज को लें, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में हैं। लिहाजा एलिमेंट्स जो हैं वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। बताया कि ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन द अर्थ्स क्रस्ट, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। जितने भी नेचुरली अकर करते हैं ये एलिमेंट्स वर्ल्ड में, उनकी डिफरेंट परसेंटेजेस हैं अर्थ क्रस्ट में, ओशन में और एटमॉस्फेयर। अर्थ क्रस्ट के जमीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, टॉप लेयर है, इसको क्रस्ट कहते हैं। अर्थ की 3 लेयर्स कंसिडर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो टॉप लेयर है वो क्रस्ट कहलाती है, उसके नीचे वाली मेंटल, और सेंटर वाली जो है वो कोर कहलाती है। तो अर्थ क्रस्ट हो, ओशंस हों, या एटमॉस्फेयर है, तो इसके अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंट परसेंटेजेस में। या आगे टेबल में आपको मेजर एलिमेंट्स जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, हमारे सराउंडिंग में, उनकी कंसंट्रेशंस दी हुई हैं मेन सिस्टम्स ऑफ द एनवायरनमेंट में। देखें, अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%। इधर ओशंस में ने ऑक्सीजन है 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। अब एटमॉस्फेयर को लें, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, 0.9%। तो आप देख रहे हैं कि इन डिफरेंट जो मेजर बॉडीज हैं, इनके अंदर डिफरेंट कंसंट्रेशंस हैं इन एलिमेंट्स की। आगे बताया गया कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसी भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिनके सारे एलिमेंट्स एक ही फिजिकल स्टेट में नहीं पाए जाते, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। जैसा फिजिकल स्टेट मैंने पहले भी बताया कि फिजिकल स्टेट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेकिन हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो है उसके ऊपर देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जिस स्टेट में पाया जाए, तो सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, और गैसियस फॉर्म में भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। जिसकी एग्जांपल आप सोडियम लें, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है वगैरह, तो ये सारे क्या हैं? सॉलिड्स हैं। फ्यू एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें मरकरी है और बोरोमीन है। मरकरी मेटल है, बोरोमीन नॉन मेटल है, तो ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। फ्यू एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन,
हाइड्रोजन, ये आपको एग्जांपल्स देगी एलिमेंट्स की जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। और भी एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेस देखें, सारी गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स जो है उनको डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट्स। एलिमेंट्स के तीन ग्रुप किए गए, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स। प्रॉपर्टीज की बेस पे अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स बताया कि वो मेटल्स हैं। ठीक है, 80% एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, और जो बाकी 20% हैं वो नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स हैं। एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के साथ। अब सिंबल क्या है? एब्रीविएशन है किसी भी एलिमेंट के नाम की। यानी एलिमेंट का हम पूरा नाम लिखने की बजाय कुछ लेटर्स के साथ उसको शो करेंगे, एक लेटर या दो लेटर्स के साथ इंडिकेट करेंगे, तो ये उसका सिंबल कहलाएगा। अब ये सिंबल जो है ये हम लेते हैं उस एलिमेंट के नेम से। उसका नेम जो है वो इंग्लिश में लें, लैटिन में लें, ग्रीक में हो या जर्मन में हो। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे हम किसी भी लैंग्वेज में जो है नाम लेते हैं एलिमेंट का। अब अगर ये सिंबल एक लेटर पे मुश्तमिल हो तो वो हमेशा कैपिटल यूज किया जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल। अब हाइड्रोजन के देखें स्पेलिंग है HYDROGEN, लेकिन हमने उसका सिर्फ पहला लेटर जो है H लिया। नाइट्रोजन N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को C के साथ। तो एक ही लेटर से जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमेशा कैपिटल यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी एलिमेंट का सिंबल दो लेटर्स पे मुश्तमिल है तो फिर पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं और दूसरा स्मॉल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम का एलिमेंट है, तो इस कैल्शियम के एलिमेंट का देखें सिंबल है Ca, तो C कैपिटल है, A स्मॉल। सोडियम के लिए जो इसका नाम है, लैटिन नेम, वो नाइट्रियम यूज होता है, जिसमें N कैपिटल और A स्मॉल। इसी तरह क्लोरीन को देखें, इसका सिंबल जो है वो Cl यूज होता है। तो देखें जब दो लेटर आपने लेने तो फिर जरूरी नहीं कि पहले दो ले लें, एक पहला लेटर लाजमी लेना है और एक दूसरा या तीसरा लेटर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा लेटर लिया गया L, तो Cl, C कैपिटल है, L स्मॉल है। ये वैलेंसी के हवाले से याद रखें कि शुरू शुरू में तो इंग्लिश के जो नेम्स थे वो यूज किए गए एलिमेंट्स को सिंबल्स देने के लिए। पहला पहला लेटर जो है वो यूज किया गया। लेकिन जब एलिमेंट्स की वैलेंसी कॉमन सिंबल्स कॉमन आ रही थी तो फिर उनके नेम अदर लैंग्वेजेस से ले लिए गए, लैटिन से, ग्रीक से, जर्मन से लिए गए। और दूसरी टेक्निक जो यूज की गई वो ये थी कि एक की बजाय दो लेटर जो हैं वो यूज किए गए एलिमेंट को सिंबलाइज करने के लिए, उसको सिंबल देने के लिए। जैसा ये एग्जांपल्स आपने देखी हैं कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन के केस में। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट बताया कि जो वैलेंसी होती है ये किसी भी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी है। यूनिक मीन कि दूसरे से डिफरेंट होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसको उसकी पहचान होती है वैलेंसी। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? वैलेंसी को डिफाइन करें, हम कहते हैं इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो मिलने की कैपेसिटी है या उसकी टेंडेंसी है या सलाहियत है, तो उसको वैलेंसी कहते हैं। ये वैलेंसी डिपेंड किस पे करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमको उनको हम डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि शेल्स में ही मौजूद होते हैं। उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ड्रा करें तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर स्टार्ट करते हुए पहले शेल में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो वैलेंसी क्या है? जो सबसे बाहर वाला शेल होता है किसी भी एलिमेंट का, उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो वैलेंसी शो करती है। यानी वैलेंसी उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब उसके ऊपर कैसे डिपेंड करती है कि या तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हैं
वो सारे के सारे एलिमेंट यूज करता है अदर एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में, तो फिर वो पूरी उसकी वैलेंसी बनी, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे। या फिर वैलेंस शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 से जितने कम होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स से वैलेंस शेल को कंप्लीट करना जो है, ये टेंडेंसी एलिमेंट्स के अंदर होती है, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ये नेक्स्ट मैं टॉपिक में करता हूँ एक्सप्लेन। ये थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन है आगे आई हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेजर पार्ट ऑफ द लिविंग बॉडी जो है ये वाटर है, 65% टू 80% बाई मैस जो है पानी होता है। फिर बताया कि 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% ऑफ आवर बॉडी बनाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन है 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस जो है वो भी 1.5%। फिर बताया कि पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बोलते हैं वैसे तो लफ्ज मैग्नीशियम है, so and sodium, they constitute 0.8% of our body mass, whereas copper, zinc, fluorine, chlorine, iron, cobalt and manganese जो हैं they constitute only 0.2% of our body। एक जनरल सी इंफॉर्मेशन थी जो आपके यहाँ गिवन थी। हाँ जी, हम वैलेंसी की बात कर रहे थे, जो किसी भी एलिमेंट की अदर एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी होती है। ये मैं आपको बताऊं कि इसमें इस टॉपिक के तहत जो वैलेंसी की बात चल रही थी, ये तो बीच में एक जनरल इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद ये वही वैलेंसी का टॉपिक चल रहा है। कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर सिंपल जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें वैलेंसी क्या है, बताया कि इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम के साथ जितने हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे ये उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन मिला है तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन मिले हैं तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन मिले हैं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी। यहाँ कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम मिले हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। ठीक है, एक तो ये तरीका बताया वैलेंसी फाइंड करने का कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम के साथ जितने हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे वो उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। या फिर बताया कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, या फिर उस एलिमेंट का एक एटम जितने बॉन्ड्स बना सकता है अदर एलिमेंट्स के साथ वो उसकी वैलेंसी होती है। अब बॉन्ड्स के लिहाज से भी देखें तो क्लोरीन एक बॉन्ड बना रही है, ऑक्सीजन है ये 2 बॉन्ड, ये बॉन्ड याद रखें डैशेस के साथ शो किए जाते हैं। और बॉन्ड होता क्या है? Bond is actually the attractive force which develops between different atoms or between similar atoms even। अट्रैक्टिव फोर्स उसको सिंगल लाइन के साथ हम शो करते हैं एक बॉन्ड को। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना रही है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना रही है, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रही है। तो बता कि वैलेंसी, द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन is 1, 2, 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। मीन्स के ये ऊपर जो एलिमेंट्स दिए गए थे इनकी वैलेंसी मैं बता चुका हूँ। क्लोरीन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन जो है तो उसकी 3 है, कार्बन की 4 है। इन सिंपल आयनिक कंपाउंड्स वैलेंसी क्या होती है? ये तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात की। अब सिंपल अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनमें वैलेंसी जो है इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जो मैंने ऑक्टेट की बात पहले की थी, अब यहाँ पे डिस्कस होगी। ऑक्टेट ऑक्टा से है, ऑक्टा कहते हैं 8 को। तो कंप्लीट करना ऑक्टेट क्या कंसेप्ट हुआ? हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि अपना वैलेंस शेल मीन सबसे बाहर वाला शेल। अब शेल्स को मैं दोबारा बता दूं कि शेल्स क्या हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ, स्फेरिकल एक्चुअली पाथ होते हैं उनके, जिन पे वो मूव करते हैं, उन्हें हम कहते हैं शेल्स। तो न्यूक्लियस के बाहर वाला जो शेल है, पहला पाथ वो फर्स्ट शेल होता है, फिर उसके बाद
आगे जब बाहर चलते जाएं, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा, सो ऑन। तो बताया कि कोई एलिमेंट्स जो हैं अपने वैलेंस शेल को, यानी सबसे बाहर वाले शेल को 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और इसको हम कहते हैं octet rule, means tendency of elements to complete their outermost shell with 8 electrons is called octet rule. तो एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ये मैं अभी पीरियोडिक टेबल से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सही तरीके से इसकी समझ आ जाए। ये थोड़ी सी बात जहां डिस्कस कर लूं कि एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल prefer to lose the electrons to complete their octet. अब कोई भी एलिमेंट जो है अगर उसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल बता दिया ना, जो सबसे बाहर वाला शेल है वो वैलेंस शेल कहलाता है, आउटर मोस्ट शेल। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है मींस कि 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 से कम है, तो वो एलिमेंट क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज कर दिए तो उसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो गया। तो याद रखें कि वैलेंस शेल जो उसका था, जिसमें ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने लूज कर दिए हैं। अब वो तो उसका शेल ही खत्म हो गया है। अब उसके जो नीचे वाला शेल है, जो सेकंड लास्ट शेल कंसीडर होता है, जिसको पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, अब वो शेल उसका ऑलरेडी कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉनों से, लिहाजा अब वो उसका आउटर मोस्ट बन जाएगा, क्योंकि जो बाहर वाला शेल था, पहले जो आउटर मोस्ट था वो तो खत्म हो गया, अब उसका तो कोई नाम निशान नहीं है। लिहाजा उसके जो नीचे वाला था पेनल्टीमेट शेल था, अब वो उसका आउटर मोस्ट शेल है और वो 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा है। इसकी एग्जांपल दी गई, सोडियम के एटम्स हैं, मैग्नीशियम के हैं या एल्यूमिनियम के हैं, तो कहा कि ये बेतरतीब क्या है, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब इसको मैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को मैं रेड टेबल से एक्सप्लेन कर देता हूं। इसी तरह साथ दूसरी बात भी पहले देख लें कि ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, 5 or more than 5 electrons in their valence shell gain electrons to complete their octet. वो अपने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल इसमें नाइट्रोजन को लिया गया, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, तो ये बेतरतीब क्या है, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में ऑलरेडी जो है वो मौजूद होते हैं। तो अब जिसके वैलेंस शेल में 5 हैं तो वो 3 गेन करेगा, एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो एलिमेंट 6 इलेक्ट्रॉन पहले रखता है तो वो 2 और गेन करेगा। जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इसमें से ऑक्टेट उनके कंप्लीट हो जाएंगे और इनकी वैलेंसी क्या बन जाएगी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 3 होगी, 2 लिए हैं तो 2 होगी, अगर 1 लिया तो 1 होगी। तो आगे साथ ही बताया कि रेडिकल क्या होता है। रेडिकल कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स को जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको रेडिकल कहते हैं। अब मैं ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीरियोडिक टेबल आपका इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन वो थर्ड चैप्टर में है। यहाँ पे मैं सिर्फ वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा डिस्कस करूंगा पीरियोडिक टेबल को। ये देखें, आपको एग्जांपल दी गई थी सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। ये पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये इसमें जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स, इनको कॉलम्स कहते हो, ये ग्रुप्स हैं, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स जो है ये क्या है, ग्रुप्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम पीरियड्स कहते हैं। और ग्रुप का याद रखें, ग्रुप नंबर किसी भी एलिमेंट का जो है वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है उसके इक्वल होती है। किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है उसके वैलेंस शेल में, यानी आउटर मोस्ट शेल में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पहले ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लें, ये पहला ग्रुप जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो इनके वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये सेकंड ग्रुप है, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद आप इधर आ जाएं, ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ये पहले 2 ग्रुप और आखिरी 6 ग्रुप जो हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जो दरमियान वाले ये 10 कॉलम आप देख रहे हैं,
ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो अभी वैलेंसी के लिहाज से जो हम बात कर रहे हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। ये भी अभी बाद में डिस्कस होती है बात। तो पहले ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है। इस तरह चौथे में चार होंगे, फिर अगले पांचवें में पांच हैं, छठे ग्रुप वाले एलिमेंट्स में छह इलेक्ट्रॉन्स हैं। सातवें ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंस शेल में सात इलेक्ट्रॉन है। और ये आठवें ग्रुप का कोई एलिमेंट्स लें, कोई भी एलिमेंट लें तो उसके वैलेंस शेल में यानी आउटरमोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन है। अब जो आउटरमोस्ट शेल के एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल तो ऑलरेडी कंप्लीट हैं आठ इलेक्ट्रॉन से। जो बाकी एलिमेंट्स हैं इनके अंदर भी टेंडेंसी होती है कि वो अपना वैलेंस शेल आठ इलेक्ट्रॉन से पूरा कर लें और यही चीज उनकी वैलेंसी का सबब बनती है। अब आप देखें लिथियम का एलिमेंट, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और आपको ये बताएगा कि अगर चार से कम हो तो फिर वो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में उनको लूज कर देता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसका वैलेंस शेल को उसको लूज कर देगा तो बाकी कितने रह गए? दो। जब दो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में रह गए तो ये हीलियम जैसा बन गया, क्योंकि हीलियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये डुप्लेट रूल कहलाता है। अभी बात हो रही थी ऑक्टेट की, तो ये डुप्लेट इसका कंप्लीट हुआ है लिथियम का। इसी तरह बेरिलियम है, ये दूसरा एलिमेंट इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन थे, चूंकि चार से कम थे ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट रहता है। यानी जो पहला शेल होता है दो इलेक्ट्रॉन्स वाला हीलियम जैसा ये एलिमेंट बन जाता है और इसकी वैलेंसी दो बनती है। अब आप एल्यूमिनियम की बात करें या बोरोन लें या एल्यूमिनियम लें, आपके यहाँ जो बुक में एग्जांपल्स हैं वो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की ली हुई हैं। तो लिथियम और बेरिलियम ले लें या सोडियम और मैग्नीशियम ले लें, एक ही बात है। जो भी एलिमेंट्स लेकर आप एक्सप्लेन करना चाहें, आपकी बुक के लिहाज से मैं सोडियम को ले लेता हूँ। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो लूज करके एक वैलेंसी गेन करेगी। तो सोडियम की फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इसके वैलेंस शेल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10 बाकी रह जाएंगे। ये नियॉन जैसा बन जाएगा। असल में आपके यहाँ क्योंकि डुप्लेट का रूल जो उसका एक्सप्लेन नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने ये जो थर्ड पीरियड था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये एलिमेंट्स इस वजह से लिए हुए हैं ताकि डुप्लेट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन ही ना किया जाए, ना करना पड़े मैंने कर दिया है नियवा को। तो सोडियम के केस में देखें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में था, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, बाकी 10 रह गए, ये नियॉन जैसा बन गए। अब जो 10 रह गए उनमें से दो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और 8 दूसरे में, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब आप बात करें मैग्नीशियम की, इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन थे, जब वो दो खत्म कर देता है तो ये भी नियॉन जैसा बन जाता है, जिसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तीन रिलीज कर देता है, तो इसका भी जो पेनल्टीमेट शेल है यानी उससे पिछला शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉनों से पहले कंप्लीट होता है, जैसे इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब हम बाकी एलिमेंट्स की बात करते हैं, जो इससे आगे वाले एलिमेंट्स हैं। इसमें ये क्लोरीन को देखिए, आगे से पीछे हम आते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आपके यहाँ जो एग्जांपल्स दी गई हैं मैं उनको देखूंगा, उन्होंने फ्लोरीन और ऑक्सीजन की अगर ली हैं तो वो दे देंगे आपको। हाँ जी, आपके यहाँ उन्होंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन की एग्जांपल्स दी हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये है, आगे फ्लोरीन ले लें या क्लोरीन ले लें। अब उन्होंने क्लोरीन लिए, तो देखें वैसे देखिए इस पूरे ग्रुप में से जो मर्जी एलिमेंट ले लें आप प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इस नाइट्रोजन को और कितने चाहिए? सॉरी, 7 याद रखना कि 7 तो जो है इसके टोटल होते हैं। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दो पहले शेल में आ जाते हैं और वैलेंस शेल में इसके यानी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 5 रहते हैं। 7 याद रखना, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 3 और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यही वजह है कि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 बनती है, ऑक्सीजन की 2 बनती है और नाइट्रोजन की 3 बनती है। लेकिन साइन का फर्क होगा, यहाँ पे जो सोडियम और मैग्नीशियम की वैलेंसीज थी वो पॉजिटिव होंगी
और जो इन एलिमेंट्स की वैलेंसीज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन या क्लोरीन को भी लें, तो इनकी वैलेंसी जो है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा तो वैलेंसी नेगेटिव बनेगी, और इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होगी। ये थोड़ा सा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट था, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। रेडिकल का आपको बताया गया था कि ग्रुप ऑफ एटम्स विच बियर सम चार्ज, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब यहाँ पे देखेंगे, ये शुरू में एलिमेंट्स जितने दिए गए हैं, इनके सिंबल्स हैं, ये आगे उनकी वैलेंसीज दी गई हैं। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, इनकी वैलेंसी देखें, एक भी है, दो भी, कॉपर है, वन भी वैलेंसी है, दो भी। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको बताया ना, ये दरमियान में जो आ रहे हैं 10 कॉलम, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है। इसके बाद ये जो नीचे आप ग्रुप ऑफ एटम्स देख रहे हैं, ये रेडिकल्स कहलाते हैं। अमोनियम आयन है, हाइड्रोनियम है, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट, तो ये क्या है, सारे रेडिकल्स हैं। इस तरह ये आगे ये भी रेडिकल्स दिए, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइड, फास्फेट, ये सारे रेडिकल्स हैं। और ये बाकी सारे एलिमेंट्स हैं ऊपर, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, उसके बाद कॉपर है, मरकरी, आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये एलिमेंट्स थे। ये अमोनियम नीचे दिए, तो एल्यूमिनियम और क्रोमियम तक ये एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली इधर एलिमेंट्स नहीं है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन, आर्सेनिक, कार्बन, तो ये ऊपर एलिमेंट्स दिए, नीचे इधर भी रेडिकल्स दिए हुए हैं। ये आगे वेरिएबल वैलेंसी की बात जो मैं कर रहा था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको कहते हैं, तो बताया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं विच शो मोर देन वन वैलेंसी, कि उनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, तो उनकी वैलेंसी कहलाती है वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल, फेरस सल्फेट के अंदर Fe की वैलेंसी है, Fe आयरन है, फेरम से लिए गए Fe, तो ये आयरन है Fe, इसका इसकी वैलेंसी 2 है। जबकि फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस को देखें, इसमें इसी Fe की वैलेंसी जो है आयरन की, वो 3 है। जनरली कहा कि लैटिन या ग्रीक नेम एलिमेंट का जो है, मसलन फेरम है, आयरन का देखें फेरम नाम है, तो इसको मॉडिफाई करके हम एंड करते हैं उसको OUS में लोअर वैलेंसी के लिए, और IC में एंड करते हैं उसको हायर वैलेंसी के लिए। देखें आप, आयरन की वैलेंसी जब फेरस 2 वैलेंसी के लिए, उसको बोला गया फेरस सल्फेट, तो OUS में नाम को एंड किया हमने OUS में, तो ये लोअर वैलेंसी बनी। और इसी फेरम के नाम को, Fe का नेम फेरम था, तो इस फेरम को हमने एंड किया IC में, फेरिक कहा, ठीक है, इसको क्या कहा हमने, फेरिक सल्फेट, IC में ऐड किया, तो ये हायर वैलेंसी उसकी बनी, जो कि 3 है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कंपाउंड। ये हमने एलिमेंट को डिस्कस किया है, एलिमेंट के केस में हमने वैलेंसी का टॉपिक डिस्कस किया, फिर वेरिएबल वैलेंसी भी साथ डिस्कस की। अब है कंपाउंड। कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के आपस में केमिकली मिलने से बनता है, और वो भी फिक्स रेशो में, बाय मैस। मैस के लिहाज से जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स फिक्स रेशो में आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर को देख लें, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, मैस के लिहाज से हमेशा 1:8 की रेशो में होते हैं। हाइड्रोजन जो है वो 1 और ऑक्सीजन 8, मैस के लिहाज से। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं, दे लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, उनकी जो अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको वो लूज कर देते हैं, और क्या कहते हैं, न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। एंड दीज कंपाउंड्स हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बनने वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। मैं वाटर की एग्जांपल लेता हूं। वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। उनके आपस में मिलने से, केमिकली आपस में मिलने से जो पानी बना वो लिक्विड है। दूसरा डिफरेंस, हाइड्रोजन इटसेल्फ जलती है विद पॉप साउंड, हाइड्रोजन खुद जलती है, और ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद देती है। हाइड्रोजन बर्न्स इटसेल्फ, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। अब दोनों के आपस में केमिकली मिलने से जो वाटर बना है, इट एक्सटिंग्विशेस बर्निंग फायर,
जलती हुई आग को बुझा देता है। तो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी वाटर की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आगे बताया कि कंपाउंड्स कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। आपके पास अगर पानी है, आपको कहा जाए कि इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर दें, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल मेथड्स को यूज करते हुए किसी भी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंपाउंड की ब्रेकडाउन नहीं हो सकती उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर। आगे एक एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कार्बन और ऑक्सीजन के आपस में केमिकली कंबाइन होने से। और ये दोनों एलिमेंट्स फिक्स रेशो में आपस में मिलते हैं। 12 और 32 की रेशो है कि 12 ग्राम कार्बन हो तो 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन होगी। या फिर इसको हम सिंपल करें, 4 से देखें, दोनों कट हो सकते हैं, 4 3 जार 12 एंड 4 8 जार 32। तो सिंपल रेशो बनी 3 और 8 की। लिहाजा कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में 3 और 8 की रेशो में बाई मैस मिलें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सिमिलरली वाटर को एक्सप्लेन किया कि कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में केमिकली मिलने से बनता है, और वो 1 और 8 की फिक्स रेशो में बाई मैस, हाइड्रोजन 1 ग्राम तो ऑक्सीजन 8 ग्राम। तो इस फिक्स रेशो में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वाटर बनता है। आगे कंपाउंड्स को कैटेगराइज किया गया, आयनिक हो सकते हैं या कोवेलेंट हो सकते हैं। कंपाउंड या तो आयनिक होगा या फिर वो कोवेलेंट होगा। अगर आयनिक कंपाउंड्स हों तो वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, जो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स हैं ये इंडिपेंडेंट स्टेट में यानी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। क्या हम इनका कोई सिंपलेस्ट यूनिट कह सकें कि ये इस आयनिक कंपाउंड का ये सिंपल यूनिट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। याद रखें कि मॉलिक्यूल हम उस चीज को कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। जैसे वाटर है, ये H2O के मॉलिक्यूल इसके एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के मॉलिक्यूल हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अनेक कंपाउंड्स के कोई ऐसे यूनिट्स नहीं है, सिंपल यूनिट्स नहीं है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें। लिहाजा अनेक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तभी यहां पे लिखा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दे फॉर्म अ थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस। थ्री डायमेंशनल मीन ये किसी भी प्लेन में एक्सटेंड कर सकते हैं, और आगे आंस जो है आपस में मिलते जाते हैं और क्रिस्टल का साइज बढ़ता जाता है किसी भी प्लेन में, एक्स प्लेन में, वाई प्लेन, जेड प्लेन। तो इसलिए थ्री डायमेंशनल का कि तीनों प्लेन्स में आंस की कॉम्बिनेशन हो सकती है और क्रिस्टल का साइज बढ़ सकता है। मतलब कि थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयंस। इसकी कॉम्बिनेशन कैसे होती है कि हर आयन जो है वो अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड होता है, और वो भी फिक्स्ड नंबर में, मखसूस तादाद में। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल के साथ। अभी ये बात में अगली बात देख लें। पहले बताया कि दीज अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स इनके अंदर होती है इसको कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि एटम्स को या आयंस को आपस में जोड़ कर रखती है। और ये आयंस के दरमियान जो फोर्स है ये आयनिक बॉन्ड है, और जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4 के अंदर। बताया कि अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनके बहुत हाई होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई क्यों होते हैं, तो उसकी रीजन क्या है कि इनमें स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड होता है जिसके जरिए आयंस आपस में टाइटली हेल्ड होते हैं। अब उन आयंस को अलग-अलग करने के लिए, इस आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है हमें। यही वजह है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो वाले पॉइंट्स हाई होते हैं। अब इन कंपाउंड्स के यानी आयनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल तो बनते नहीं हैं, तो फिर ये एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं या इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में। फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टल्स की शेप में, क्रिस्टल्स की शेप में। और हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट्स के साथ।
फार्मूला यूनिट्स क्या है, इनमें पाए जाने वाले आयंस जो हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशियो के साथ इनको हम शो करते हैं। मसलन NaCl है, सोडियम क्लोराइड को हम NaCl से शो करते हैं क्योंकि इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो 1:1 की रेशियो में होते हैं। पोटाशियम ब्रोमाइड KBr, इसमें पोटाशियम आयंस और ब्रोमाइड आयंस जो हैं ये 1:1 की रेशियो में है। अब एक आगे है कॉपर सल्फेट, इसमें दो आयंस हैं, याद रखें, एक कॉपर है एक सल्फेट है। ये मैं आयंस आपको यहाँ टेबल से दिखा देता हूँ। देखें कॉपर जो है ये कॉपर है और सल्फेट आपके यहाँ शो किया उन्होंने, ये SO4। SO4 जो है 2 नेगेटिव वैलेंसी के साथ, ये पूरा एक आयन है जो कि रेडिकल है, ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर चार्ज है तो उसको रेडिकल कहते हैं। तो सल्फेट पूरा जो है वो एक लेना है, सल्फर और ऑक्सीजन अलग-अलग नहीं लेने। तो कॉपर सल्फेट में एक कॉपर आयन है और दूसरा सल्फेट आयन है। कॉपर की 2 प्लस वैलेंसी होती है और सल्फेट जो उसकी 2 नेगेटिव है। अब उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन इससे पहले आयनिक कंपाउंड्स में जो इनकी कॉम्बिनेशन है ये मैं आपको एक एग्जांपल से शो कर रहा हूँ। ये देखिए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसमें क्लोराइड आयंस जो हैं इनको ये देखें पिंक कलर से शो किया गया है और सोडियम आयंस को ग्रीन कलर से शो किया वाजे करने के लिए। अब देखिए ये एक सोडियम आयन जो है, इसके बाद 6 क्लोराइड आयंस हैं जो कि अपोजिट चार्ज वाले हैं। आपको वहां पे बताया गया कि दीज आयंस आर सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयंस। अब यहाँ पे ये सोडियम आयन जो है इधर से आप ले लें, अगर यहाँ पे ये जितने भी ग्रीन कलर के साथ शो किए गए ये सारे सोडियम आयंस हैं। अब ये क्रिस्टल इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, उस साइड पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। 3 डायमेंशनली इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसमें कॉम्बिनेशन कैसे होगी कि हर सोडियम आयन के बाद 6 क्लोराइड आयंस होंगे और हर क्लोराइड आयन के बाद 6 सोडियम आयंस होंगे। ये चीज़ आपके ये सिलेबस में नहीं है डिस्कशन की। आप सिर्फ इतना याद रखें कि अपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं वो एक दूसरे को सराउंड करते हैं और ये अट्रैक्टिव फोर्सेज जो इनके दरमियान शो की गई हैं ये आयनिक बॉन्ड्स हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बताया गया है कोवलेंट कंपाउंड्स का, कि कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और मॉलिक्यूल क्या है? इट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने वाला ये यूनिट होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बाकायदा। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स में आपने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूले नहीं है, उनको हम फार्मूला यूनिट्स के साथ शो करते हैं। और फार्मूला यूनिट क्या है? ये जस्ट सिंपल रेशो होती है आयंस की जो कि उस क्रिस्टल को, आयनिक कंपाउंड को बना रहे होते हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड्स में एग्जांपल आपको दी गई हैं, ये वाटर H2O, ACl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आगे ये मीथेन गैस की एग्जांपल दी है CH4। ये क्रिस्टल को मैंने क्रिस्टल लेटर सोडियम क्लोराइड की थी, इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो है ये कुछ आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनके फार्मूले दिए गए हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, जो ऊपर वाटर को दिया H2O, सोडियम क्लोराइड NaCl है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड जो होती है रेत SiO2, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH फार्मूला है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, 10 मॉलिक्यूल इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जिसका फार्मूला CaCO3 है। उसके बाद शुगर जिसका फार्मूला C12H22O11 है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फार्मूला है। अमोनिया NH3। इसके अंदर में आने कोवलेंट जो है वो आपको बता देता हूँ। ये अमोनिया जो है वो कोवलेंट है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इवन है, ये शुगर है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इधर सोडियम क्लोराइड दिया था, सिलिका दिया है CO2। तो ये क्या हैं? ये आने का फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनकी सिंपलेस्ट जो है वो यूनिट्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी उसमें कोवलेंट है। इसमें ये सिलिका का आपने याद रखना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये
कोवलेंट कैटेगरी में नहीं इसको हम कंसिडर करते, क्योंकि इसमें ओ सॉरी इसको अनेक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं रखते, कोवलेंट कैटेगरी में ले आते हैं कि उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। इसमें कई सिलिकॉन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा। सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो सैंड है ये कोवलेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी में लेंगे आप। ओके, नेक्स्ट इज देयर मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है? हमने मैटर की दो स्टेट्स कहा था कि होंगी, एक था सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। सब्सटेंस के अंदर हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो अब ये मैटर की दूसरी जो टाइप थी, जो इम्प्योर फॉर्म थी मिक्सचर, उसको हम देखते हैं। बताया कि when two or more elements or compounds they mix up physically without any fixed ratio they form a mixture। कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हों या कंपाउंड्स हों, जस्ट फिजिकली उनको आपस में मिक्सअप कर दें, कोई खास रेशो भी ना हो जिसमें मिलाए गए हैं, तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। और जब आप मिक्स करते हैं एलिमेंट्स को, कंपोनेंट सब्सटेंसेस को, तो दी सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज। इन सारे सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कायम रहती हैं। उसमें कंपाउंड में तो हमने देखा था ना, चेंज हो गई थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस थी, आपस में वाटर बन गया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उसकी। लेकिन मिक्सचर में कंपोनेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज बरकरार रहती हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। उधर हमने देखा था कंपाउंड को नहीं सेपरेट कर सकते थे, जबकि मिक्सचर को हम आसानी से इसके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। अब डिफरेंट जो फिजिकल मेथड्स हैं वो क्या हैं? डिस्टिलेशन का प्रोसेस। डिस्टिलेशन क्या है कि अगर आपके पास कोई दो या ज़्यादा लिक्विड्स मिक्स्ड हैं, तो उनको आप बॉयल करेंगे, अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स पे वो सेपरेट होते जाएंगे, तो ये प्रोसेस डिस्टिलेशन है। बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर्स में कन्वर्ट होंगे लिक्विड्स, फिर वेपर्स को हम कंडेंस करके सेपरेट करते रहेंगे। अगर ज़्यादा लिक्विड्स हो तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और अगर कोई एक ही लिक्विड है और उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, उनसे उसको अलग कर रहे हैं, उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये डिफरेंस। फिर फिल्ट्रेशन, कि हम कोई भी फिल्टर मीडिया यूज करेंगे, फिल्टर पेपर यूज कर लें बेशक, तो इन सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे लिक्विड से। फिर इवेपोरेशन, इसमें भी यही कि अगर किसी भी लिक्विड के अंदर जो है वो कुछ इम्प्योरिटीज हैं, हम उसको, अगर तो लिक्विड इम्प्योरिटीज हैं तो जस्ट हम हीट करेंगे, इम्प्योरिटीज जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होके रिलीज हो जाएंगी और प्योर सब्सटेंस बाकी बच जाएगा। और अगर सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं, लिक्विड हमारा जो है वो प्योर है, जिसको अलग करना चाहते हैं, तो लिक्विड को हम एवापोरेट करेंगे और वेपर्स को कंडेंस करके दोबारा लिक्विड जो है वो हासिल कर लेंगे। जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है इसके अंदर इवेपोरेशन ही होती है। लेकिन हाँ, इवेपोरेशन को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक प्रोसेस है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन वेपोराइजेशन कहते हैं वेपर्स फॉर्मेशन को, लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना, लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज होना, उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। अब ये वेपोराइजेशन अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हो तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, और अगर ये बॉइलिंग पॉइंट पे हो, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हो, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में ये डिफरेंस है कि अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पे वेपर्स बन रहे हैं, वेपोराइजेशन हो रही है, तो उसको बॉइलिंग कहेंगे। अगर बॉइलिंग पॉइंट के अलावा और किसी भी टेम्परेचर पे वेपोरेशन हो रही है, बेशक वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, उसको इवेपोरेशन कहेंगे। क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें क्रिस्टल बनाते हैं सब्सटेंसेस के। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस जो है ये सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस के लिए यूज होगा जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो हम उनको मैग्नेटिकली जो है वो सेपरेट कर लेंगे, यानी मैग्नेट पास करेंगे। जैसा आयरन फिलिंग है, सल्फर के अंदर मिक्स हुई हुई है, तो हम उस मिक्सचर में से आयरन को पास करें तो आयरन फिलिंग सेपरेट हो जाती है, सल्फर अलग हो जाती है, तो ये मैग्नेटाइजेशन है। आगे बताया कि मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स फॉर एग्जांपल एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस में क्या फ़र्क है, मैंने शुगर सॉल्यूशन से भी एग्जांपल दी थी। Whereas heterogeneous mixtures कौन से हैं? They are those in which composition is not uniform throughout.
कि उस पूरे मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन हर जगह एक जैसी नहीं होगी, हर जगह उसकी कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं होगी। सॉइल है, रॉक है, वुड है, तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर में आते हैं। आगे थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन दी कि एयर क्या है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। साल का पता है कि ये मिक्सचर है सैंड का, इसमें क्ले है, मिनरल सॉल्ट्स हैं, वाटर है और एयर भी होती है। मिल्क जो है ये मिक्सचर है वाटर का, शुगर का, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड विटामिन, ये सारी चीज़ें मिल्क में होती हैं। ब्रास, ये मिक्सचर है कॉपर और जिंक मेटल्स का, कि ये दोनों मेटल्स जो हैं इनको मेल्ट करके आपस में मिक्स कर देते हैं तो ब्रास बन जाता है। अलाय इसी को कहा जाता है, ब्रास है, अलाय है। नेक्स्ट है कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्योंकि हम कंपाउंड को भी पढ़ चुके हैं और मिक्सचर को भी पढ़ चुके हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं उन्हीं की बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए कंपाउंड क्या है, वो सब्सटेंस है जो एलिमेंट्स के एटम्स की आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, जबकि मिक्सचर जो है इट इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस। नंबर टू, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कंपाउंड के अंदर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होती हैं उसको बनाने वाले कंपोनेंट से। जबकि जो मिक्सचर है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं, और मिक्सचर उनकी प्रॉपर्टीज को शो करता है। नंबर थर्ड, कंपाउंड्स के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स रेशो में मिलते हैं। बाय मास कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है ये फिक्स होती है, जबकि मिक्सचर्स के अंदर कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, किसी भी रेशो में सब्सटेंसेस आपस में मिलाए जा सकते हैं। नंबर फोर, कंपाउंड के कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मींस या फिजिकल मेथड्स के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा था वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम अलग नहीं कर सकते आसानी से फिजिकल मेथड से, जबकि जो मिक्सचर है इसके कंपोनेंट्स को हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं, जो कि आपने फिजिकल मेथड्स पढ़े हैं, डिस्टिलेशन है, वेपोरेशन है, वगैरह जो है फिल्ट्रेशन, ये सारे जो मेथड्स पढ़े फिजिकल मेथड्स हैं जिनके जरिए हम उनको कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। नंबर पाँच, एवरी कंपाउंड जो है उसको केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मिक्सचर होता है इसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं लेकिन इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। सिक्स पॉइंट, कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। ठीक है, कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मीन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन या यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब जो मिक्सचर है इसके हम दोनों कैटेगरीज पढ़ चुके हैं, ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। यानी कंपोजिशन कुछ मिक्सचर में एक जैसी होगी, उनको उनको हम होमोजीनियस कहेंगे, और कुछ में डिफरेंट होगी उन्हें हेट्रोजीनियस कहेंगे। सेवंथ पॉइंट, कंपाउंड्स के शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, शार्प और फिक्स्ड। शार्प कैसे कि जैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फौरन ही मेल्ट हो जाते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट है तो फौरन जैसे आता है फौरन मेल्ट हो बॉयल हो जाता कर जाते हैं, बॉइलिंग शुरू हो जाती है, इसी शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स का। और फिक्स्ड इसलिए कहा कि वो वेरी नहीं करेंगे, जो भी उनका बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो उसी के ऊपर ही मेल्ट होंगे या बॉयल होंगे, वो वेरी नहीं करेगा। जबकि मिक्सचर जो हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स फिक्स या शार्प नहीं होते। एंड पे ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड होंगे, तो इसके साथ ही हम लेक्चर को एंड करेंगे। ये जस्ट टेस्ट योरसेल्फ, इसको ये आगे सोल्यूशन भी इसका मौजूद है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर एलिमेंट एंड कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये सॉल्व है आगे, यहाँ पे जस्ट मैं बताता हूँ। कोको कोला क्या है जो हम पीते हैं ड्रिंक, ये मिक्सचर है। पेट्रोलियम मिक्सचर, शुगर कंपाउंड, टेबल साल्ट कंपाउंड, ब्लड मिक्सचर, गन पाउडर मिक्सचर, यूरिन मिक्सचर, एल्यूमिनियम एलिमेंट, सिलिकॉन एलिमेंट, टिन एलिमेंट,
लाइम कंपाउंड, आइसक्रीम मिक्सचर। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। एयर को हमने ये जस्टिफाई करना है कि होमोजीनियस मिक्सचर है। देखें एयर के अंदर जो डिफरेंट गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन वगैरह, उनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है हर जगह, एवरीवेयर। कंपोजिशन जो एयर की है वो सेम रहती है, या आप कह सकते हैं कि इन गैसेस की कंसंट्रेशन हर जगह थ्रू आउट द एयर सेम रहती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि होमोजीनियस की कंडीशन पूरी हो रही है एयर के अंदर। और आगे बताया कि सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई करें जो एयर में है, वो मैं बता चुका, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। इसके अलावा इसमें नोबल गैसेस भी होती हैं। नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स। हाइड्रागैरम मरकरी को कहते हैं, एयू ऑरम गोल्ड को कहते हैं, एफी फेरम आयरन को कहते हैं, एनआई निकल, सीओ कोबाल्ट, इसमें याद रखें सी कैपिटल ओ स्मॉल, डब्ल्यू वोल फॉर्म से है, टंगस्टन को कहते हैं, एस एन स्टेनम से है, टिन को कहते हैं, एन ए नेट्रियम से है, सोडियम को कहते हैं, बी ए बेरियम, बी आर बोरोमीन एंड बी आई बिस्मथ। फोर्थ क्वेश्चन है कि नेम अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैसियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करने वाले एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैसियस एलिमेंट के एग्जांपल दें। तो सॉलिड जितने भी हम देखते हैं, जैसे गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, ये सारे सॉलिड्स हैं। लिक्विड आप वाटर के एग्जांपल दे सकते हैं, और गैसियस एलिमेंट जो आप हाइड्रोजन या जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस जो उसके एग्जांपल दे दें। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट्स डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन। इन कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। शुगर जो है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं एलिमेंट्स। कॉमन सॉल्ट ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम और क्लोरीन होती है। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। चाक ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन है। ये मैंने कहा था, इसका सोल्यूशन भी है आगे, ये देखें। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कैटेगराइज कर दिया गया मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड्स को सेपरेट। दूसरा क्वेश्चन ये एयर को जस्टिफाई करना था, ये भी बता दिया कि इसमें वेरियस जो कंपोनेंट गैसेस हैं वो यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन में है थ्रू आउट ऑफ इट, इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर है। और गैसेस कौन सी हैं, कंपोनेंट्स कौन से हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेज हैं, वाटर वेपर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट, इन एलिमेंट्स के नेम्स का कहा गया था, ये सिंबल्स हैं, ये इनके मैंने नाम लिख दिए हैं। और अगर इंग्लिश नेम के अलावा कोई नाम था तो वो भी साथ लिख दिए, जिससे सिंबल लिया गया है, वो भी नीचे लिखा हुआ है आपके सहूलत के लिए, समझने के आसानी के लिए। इसी तरह ये एलिमेंट्स कुछ जो है आगे दूसरे ये इधर दे दिए गए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो भी आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसके बाद ये कंपाउंड्स जो इनके एलिमेंट्स का बताना था, तो वो ये कंपाउंड्स हैं इस कॉलम में, आगे ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। चाक का याद रखें कि चाक जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके अंदर क्या होगा, कैल्शियम भी होगी, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी। चाक जो है इसमें शायद ऑक्सीजन मैंने पहले मिस किया हो या कार्बन, तो याद रखें आपके ये कैल्शियम, चाक है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो लाइम है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चाक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स होते हैं। ये चाक को याद रखना कि इसको क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है ये, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, लाइम। पीछे मिस्टेकनली जो है मतलब चाक को हमने कैल्शियम ऑक्साइड जो है बोला होगा, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड याद रखना नहीं है, बल्कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये इसके एलिमेंट्स हैं। With it, it is end of today's lesson. Tomorrow, inshallah, we shall start next topic, that is atomic number and mass number. Okay, Allah Hafiz.